साथियों, कल थी 7 नवंबर। साथियों, ये 7 नवंबर 30 लाख पूर्व सैनिकों के जीवन में एक काला दिन की तरह आया। आप लोग मेरे हिसाब से भूल जाते हैं और मेरे को सच कहने की आदत है और सच हमेशा कड़वा होता है। 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली हुई। उस रेवाड़ी रैली से पूर्व जो सैनिक हैं, जो 30 लाख हैं, उनका स्टेटस कम किया गया, या कह सकते हैं कि जो रेवाड़ी रैली हुई थी, उस रेवाड़ी रैली का मकसद था 30 लाख जवान जैसियों की आर्थिक स्थिति सुधारना, उनकी पेंशन को बढ़ाना, क्योंकि मामूली रुपये वो उस समय ले रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने वादा कराया, बीजेपी की सरकार बनी और 7 नवंबर 2015, आप फिर सुन लीजिए, 7 नवंबर 2015 ये वो दिन था जिसको 30 लाख पूर्व सैनिकों को नहीं भूलना चाहिए। ये वही दिन था जब सरकार ने एक सरकारी कागजात के ऊपर लिख दिया कि परमेचर जो वॉलंटरी, जो ऑन रिक्वेस्ट, जो डिस्चार्ज आए हैं, जो रिटायर आए हैं, जुलाई 2014 के बाद आने वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी। ओआरओपी वन में ही सरकार को, या कह सकते हो कि मोदी जी को गुमराह कर दिया था, जिन्होंने रेवाड़ी रैली करी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया। वो पूरी एक बड़ी लाबी थी, एक तरह से कह सकते हो पूरी गैंग थी कि पूर्व सैनिकों का जो हक बनता था वो एक वर्ग को शिफ्ट करवा दिया उन्होंने। उस समय एक टेबल निकली थी, वो टेबल के अनुसार जो जवानों की बढ़ोतरी थी सिपाही से हवलदार की, वो 450 रुपये तक थी। वन रैंक ऑन पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, और जो जेसीओ रैंक की थी वो 0 थी। उस समय पंजाब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, नायक हरपाल और उनके बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी दिल्ली जंतर मंतर पे आए। 2015 में नवंबर की ये बात है, और उन्होंने एक मेजर जनरल के सामने टेंट लगाया और 13 दिन की भूख हड़ताल करी। उसके बाद में वो टेबल फिर चेंज हुई, और जिसमें वन रैंक वन पेंशन में सिपाही से हवलदार को 900 रुपये से 1900 रुपये की बढ़ोतरी हुई पेंशन में। जेसीओ रैंक की 292 रुपये, सब जानते हैं। ओआरओपी सेकंड में सबको, हमारे जैसों को तो तस्वीर साफ हो चुकी थी कि पहले में ही जवानों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है ओआरओपी से, और हमने कहा भी था कि ओआरओपी सेकंड जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, वो जानबूझकर डाला गया कि लंबा समय चले। और जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आपने टेबल देखी, तो आप बोचक रह गए होंगे। पर यह तस्वीर हमारे सामने पहले से ही सामने आ चुकी थी, हम बोचक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ओआरओपी 2 से जेसी रैंक को बाहर कर दिया गया, उनकी 1 रुपये की बढ़ोतरी में। जो जुलाई 2014 के बाद में आए, 2016 के बाद में आए रिटायरमेंट, उनकी कुछ बढ़ोतरी थी, पर वो पहले से ही कम ले रहे थे पेंशन। क्योंकि ओआरओपी वन के दौरान जो जेसी रैंक था वो 31,000 के करीब पेंशन ले रहा था, तो उनकी जो पेंशन थी वो 27,600 के करीब पेंशन थी, जो 2016 के बाद में जो आए
उनको बाहर कर दिया। तीसरी ओआरओपी के बारे में आप कोई भी वीडियो उठा लो, हमने पहले तस्वीर साफ कर दी थी। अब की बार इस ओआरओपी में 30 लाख पूर्व सैनिक ठगे जाएंगे और बहुत बुरी तरह ठगे जाएंगे कि उनका स्टेटस ही कम नहीं किया जाएगा, सीधा उनकी पेंशन के ऊपर हमला किया जाएगा। और हमला हुआ ओआरओपी 3 के नोटिफिकेशन में और टेबल में। परमेश्वर तो पहले से ही बाहर कर दिए थे। कभी आपने सोचा था कि जो शहीद जवान हैं उनके परिवारों की जो बढ़ोतरी होगी 125 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, दिव्यांग सैनिक हैं उनकी माइनस दिखाई जाएगी? कभी सोचा था? जेसू रैंक जो जुलाई 2014 से पहले रिटायरमेंट है उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। सूबेदार मेजर की 1000 रुपये की है, ऑनरेडी कैप्टन की पहले की रिटायरमेंट है, कोई बढ़ोतरी नहीं। तो 7 नवंबर का दिन एक काला दिवस ही है। आप भूल गए होंगे, मैं भी भूल जाता हूं। 2023 में जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था तो 7 नवंबर तब भी आया था। और उस दिन उस समय तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर का धरना आगे चलाया था और उन्होंने 7 नवंबर के दिन को काला दिवस के रूप में बनाया था। और जब तक वह रहे, मेरे हिसाब से 17-18 दिन जंतर मंतर का धरना चलाया उन्होंने। 17-18 दिन वो काली पट्टी बांध के बैठे, काले कपड़े में बैठे 2023 में। आज जब मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था कि ये जो कल 7 नवंबर गई है और उसमें पूरे देश ने काला दिवस बनाया है, पूर्व सैनिकों ने, इसकी शुरुआत क्या थी? तो मेरी याद आई है तो 2023 में भी बनाया था। और जब मैंने मोहन रंगन साहब से पूछा कि सर नुला हम तो हर साल बना रहे, हम 2015 के बाद में कंटिन्यू 7 नवंबर को काला दिवस के रूप में बना रहे। कल जब मैंने वीडियो में बोला कि जब वो लेटर निकला कि 7 नवंबर के ऊपर दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, समारोह किया जाएगा, प्रधानमंत्री उस प्रोग्राम में के हिस्सा हो सकते हैं, तो मां ये अभी शुरुआत करी होगी। क्योंकि ये तो मेरे को मालूम था कि पिछले कई दिनों से पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन लगातार पूरे देश में मैसेज दे रहे थे कि 7 नवंबर काला दिवस। फिर मैंने डेट देखी, जो अक्टूबर में लेटर निकला DSW से समारोह का, क्या उससे पहले ही मोहन रंगन जी इसके बारे में बता रहे थे लोगों को? हाँ, वो करीब करीब 1.5 महीने से, जो मैंने अपने ही चैनल पे जो उनकी वीडियो हूँ, बहुत सारी वीडियो थोड़ी सी देखता हूँ, फिर कोई काम आ जाता है क्योंकि आजकल काम में ज्यादा बिजी हूं, तो वो 1.5 महीने से लगातार 7 नवंबर के लिए एक अपील कर रहे हैं। उसके बाद वो लेटर निकला और कल का जो 7 नवंबर का जो दिन था, आप ऐसे यकीन नहीं मानोगे, मैं एक बार फोन खोल लेता हूं। मेरे पास में हजारों वीडियो आए हुए हैं पूरे देश से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक। जो पूर्व सैनिक घर में हैं उन्होंने भी फोटो भेजे हैं, वीडियो भेजे हैं काली पट्टी बांध के। यहां तक जो मेडिकल में भी हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने भी वहां से वीडियो भेजे, फोटो भेजे। यहां तक आज फसल की बुआई चल रही है, गेहूं की बुआई चल रही है, सरसों की बुआई चल रही है, खेतों में ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, यहां तक राजस्थान में ऊंट से बुआई चल रही है, वहां के भी मेरे पास में फोटो आए। तो कितने बड़े लेवल पे एक व्यक्ति ने 7 नवंबर का दिन एक फिक्स कर दिया काला दिवस के रूप में। और मैं ये कहूं कि कपिल भाई के कारण हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ।
आज ये एक सच है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर 30 लाख पूर्व सैनिक अंतर आत्मा से विश्वास करते हैं। बड़ी खुशी हुई मेरे को, जबकि मैंने पिछले 1-1.5 महीने में कभी भी अपील नहीं करी 7 नवंबर के काला दिवस के रूप में मनाने में। अब मैं ये कहूं कि नहीं, मैंने ही पूरे देश में 7 नवंबर के बारे में बोला, बिल्कुल नहीं बोला भाई। मैं नेम प्लेट के ऊपर नेम प्लेट नहीं लगाना चाहता कभी भी जिंदगी में। ये मोहन रंगन साहब था। पंजाब क्या, हरियाणा क्या, राजस्थान क्या, बिहार क्या, कर्नाटक क्या, तमिलनाडु क्या, तमिलनाडु के अंदर कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी जहां पे पूर्व सैनिकों ने काला दिवस के रूप में नहीं मनाया। और सरकार तक ये घंटी बजी है। इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि पिछले 10 या 12 दिन में मेरे पास में बहुत सारे एजेंसियों के फोन आए, बहुत सारे, कि किस तरह से मना रहे हो, क्या दिल्ली में आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, बहुत सारे फोन आए। उनको भी विश्वास है कि ये कपिल भाई है, ये हमेशा सच ही बोलता है, क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं है, जबकि मेरे को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं कि सरकार तक आज 7 नवंबर के काले दिवस के रूप में घंटी बजी। अगर कोई रिटायर्ड राज्यसभा का सांसद जो मेजर जनरल है और वो ऑडियो वीडियो डाल रहा है कि नहीं ऐसे ही है तो बकवास कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहां से इनको कुछ नहीं मिला, अब ये काला दिवस बना रही। पर हम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, 30 लाख पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। अब कौन बताए इस राज्यसभा सांसद को कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले तो उसी का भाई था मेजर जनरल, और उसकी सारी चीजें पूरी भी हो गई, एनएफयू भी मिल गया जो वो चाहते थे कि ओआरओपी की जगह एओओपी होगी, ऑल ऑफिसर वन पेंशन, बल्ले बल्ले होगी, अच्छा खासा एरियर मिल रहा है, एक ही ऑफिसर रैंक में सेम पेंशन कर दी। सिर्फ एक कर्नल की पेंशन में 850 रुपये कम है। तो हम तो नहीं गए, हम तो 30 लाख पूर्व सैनिक, हम तो सड़कों पे हैं, आज भी सड़कों के ऊपर है, अपनी आवाज संविधान के दायरे में भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये विश्वास था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर 30 लाख पूर्व सैनिकों, और यह विश्वास ऐसे नहीं बना। इस विश्वास को बनाने के लिए 16 सालों में संघर्ष किया है, सिर के अंदर लाठियां खाई हैं, अनगिनत आंदोलन करे हैं, रक्षा मंत्रियों से मीटिंग करी है, लोकसभा राज्यसभा में जवानों की मांगों को उठवाया है, गुंजाया है, तब लोगों का यहां तक यह विश्वास बना। बहुत बड़ी खबर है ये, मैं इसको कोई छोटी मोटी नहीं मान रहा कि एक कमेटी तो है इस देश में पूर्व सैनिकों को जिससे सब डरते हैं, जिस कमेटी को तोड़फोड़ करने में लगे रहते हैं, और खासकर बड़ी लाबी सरकारी एजेंट या सरकार के नुमाइंदे उस कमेटी को दो फाड़ करने में लगे रहते हैं कि इनको दो फाड़ करो किसी भी तरह से। ये अगर दिल्ली पहुंच गए, जो बंदे 1 साल तक 13 महीने तक दिल्ली बैठ सकते हैं, और आजादी से पहले और आजादी के बाद में इतना बड़ा आंदोलन इतिहास के पन्नों में भी नहीं है, तो उसको दो फाड़ तो करना ही करना है। तो सरकार अपने सारे एजेंडे करती है और करे भी है सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये मानो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो अलायंस पार्टनर हैं मोहन रंगन साहब, वो अकेले व्यक्ति, अगर मैं भी खड़ा हो जाता, नलिन तलवार भी हो जाते, नायक हरपाल भी हो जाते, मोहन रंगन भी, गोपाल कृष्णा भी, पता नहीं कितने ऐसे ग्राउंड के सैनिक हैं सबका कमेटी में, तो आप सोच सकते हो कि क्या से क्या है।
एक व्यक्ति, बहुत बड़ी बात। और यह हुआ है हम सबसे। कल मैंने एक वीडियो देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ। अच्छी बात है, अर्जुन जी का, और उनके भाई हैं, उन्हीं के रैंक के हैं, एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने वो वीडियो चढ़ा रखा। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, ये सब हमारी एकता के कारण हुआ। पहली बात तो ये, दिल्ली का प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, 7 नवंबर की डेट तो यहां की यहां फिक्स है। 7 नवंबर किसी का प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए नहीं था, ये एक दिन बनाने की शुरुआत थी, और जो पिछले सालों से तमिलनाडु बना रहा है, और वो वहां से उसको 2023 में जंतर मंतर पे लेके आए, जो उन्होंने 2023 में जंतर मंतर पे भी बनाया था, 16-17 दिन काला दिवस के रूप में। यहां तक आई आप लोगों को मेरी बात समझ में? अब वो बंदा कह रहा है कि हमारी एकता के कारण। भाई आप, अच्छी बात है, पर आपका क्या संघर्ष है इसमें? क्या सरकार झुक गई? कल 7 नवंबर को सरकार झुक गई? क्या सरकार ने ओआरओपी दे दी जवानों को? क्या परमेश्वर को ओआरओपी मिल गई? क्या एक्स ग्रुप की विसंगति दूर होगी? क्या जेसीओ रैंक की विसंगति दूर होगी? क्या ऑन रेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन की विसंगति दूर होगी? कुछ नहीं हुआ। क्या कोई कमेटी गठित कर दी विसंगतियों के लिए? कुछ नहीं हुआ। तो जीत किस बात की? जीत नहीं मनाएंगे। जीत किस बात की है? क्या हमारे को न्याय मिल गया? क्या समानता मिल गई? क्या भेदभाव दूर हो गया? तो भी जीत किस बात की? ये तो संघर्ष है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक प्रधानमंत्री ने कल ट्विटर किए हैं, ओआरओपी की मुबारकबाद दी है कि हमारे जो सैनिक हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो देश के लिए अपना जीवन खपाते हैं, और उनको हमने ओआरओपी देके उनका सम्मान किया। उन्होंने जो ट्विटर करे हैं, तो प्रोग्राम कौन सा कैंसिल? प्रोग्राम क्या पहले होते आए हुए हैं? नहीं। अर्जुन जी का सिर्फ 7 नवंबर से 2 दिन या 3 दिन पहले एक वीडियो आता है, और उस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दे। भाई सद्बुद्धि तो कैसे देगा भगवान, क्योंकि तुमने पहले डालडा घी का हवन कर दिया था, देसी घी का तुम हवन करते तो सद्बुद्धि मिल जाते। पर उनके वीडियो में कहीं भी एक शब्द काले दिवस के रूप में नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो ही सरकार की बी टीम में है, वही आंदोलन को तोड़ने में है, वही व्यक्ति 30 लाख पूर्व सैनिकों का चंदा ले जाने वाले हैं, 13 लाख रुपए। वहां पे उन्होंने नहीं बोला। अब उनकी मजबूरी कैसे बनी ये वीडियो डालने की, ये भी सुनने की बात है। एक महेश भाई हैं, महेश चौहान भाई हैं, हरियाणा से, अच्छे खासे हैं। उनका एक लाइव वीडियो चल रहा था दिल्ली के पहलवान जी के साथ में, और उन्होंने उसको कह दिया कि मोहन रंगन साहब की कॉल है कि 7 नवंबर को काला दिवस बनाएंगे, तो आप कैसे बनाओगे? उन्होंने बोला कि हमारा समर्थन है। अच्छी बात है, मैं इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद में उन्होंने अर्जुन जी से भी पूछ लिया और दूसरे सदस्यों से भी पूछ लिया कि आपकी क्या है। तो उनके दूसरे सदस्य 7 नवंबर को काला दिवस के बनाने के रूप में सहमत हो गए, और उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजें शुरू भी कर दी। अब बचा वो अकेला। अकेला बच गया तो मजबूरी फंस गई, क्योंकि अब नई नई बनी है तो उससे उसको बाहर कर देंगे, पर वो बाहर हो नहीं सकता क्योंकि सारे बंदे अपने घुसा दिए। तो मजबूरी में उन्होंने वीडियो वहां पर डाल के एक बरगलाने की कोशिश करी। आप ये सोच के देखो, जिसके पास में 400 संस्थाएं हैं, वो एक लेटर नहीं लिखता 400 संस्थाओं की तरफ से किसको, भारत सरकार को, कि हम 7 नवंबर काला दिवस के रूप में बना रहे। और अपनी जितनी संस्थाएं हैं,
एनालाइज पार्टनर हैं, उनको भी मैसेज नहीं देता भी 7 नवंबर काला दिवस के रूप में बनाओ। तो आप सच और झूठ को तो पहचान सकते हो कि इस तरह की वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो सरकार की बी टीम में आवे है। पर कल जो उसने कहा वो दिल को लगी कि हमारी एकता, मेरे कारण ये हुआ है, मैंने ये किया। मतलब एक दूसरे के नेम प्लेट पे अपनी नेम प्लेट लगाना। चलो लगा भी लो, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो 30 लाख पूर्व सैनिकों को अपना हक चाहिए, कोई किसी को काम बताते रहो। ऐसे तो हमारे एक वेटरन इंडिया के हैं, मेरे हिसाब से क्या नाम उनका, प्रधान जी हैं, सेंगर साहब, उन्होंने कभी जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला 1 साल, उसका कभी समर्थन नहीं किया, कभी जिंदगी, मतलब 1 साल में कभी नहीं किया। पर आज वो कहते हैं कि हमारे जो जवान भाई हैं वो 1 साल तक वहां पे जंतर मंतर पे बैठे रहे, उन्होंने आंदोलन किया। मेरे को खुशी है, उन्होंने समर्थन ना किया, कम से कम आज वो ये तो कह रहे हैं कि जो वहां बैठे थे वो उसके भाई थे, बुजुर्ग थे, सब कुछ थे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उसने समर्थन तो नहीं कराया, वो तोड़ने फोड़ने में ही रहे पूरे आंदोलन को, पूरे 1 साल तक। पर आज जब भी वो कहते हैं कि 1 साल तक मेरे जवान भाई, मेरे बुजुर्ग वहां बैठे रहे, तो बड़ी खुशी होती है। चलो कम से कम परमात्मा जाने वो तो क्या भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो उसके बाद में ये फंस गए, इतनी 400-500 कमेटियां लेके और कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, उसको बना के बैठ गए। तो भाई उसकी जरूरत क्या थी? क्या खुशखबरी है? मैंने भी लगा रखी है खुशखबरी, क्योंकि जवान भाइयों मेरी गलती नहीं है, सच को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत नमक मिलाना पड़ेगा, आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो आसपास में हैं वो 200% झूठ है, झूठे व्यक्ति हैं। कोई कोट टाई पहन के बोलता है, कोई गोल टोपी पहन के बोलता है। तो उनका सामना जब तक करता है तब तक वो झूठ पूरी दुनिया में घूम जाता है। इसलिए ये धर्म ही कहता है कि अगर आपको अपना न्याय समानता चाहिए तो आप प्योर 100% सच पे मत चलना, थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लेना, थोड़ा सा तो मेरे टाइटल में थोड़ा बहुत वो पा सकता है। पर अंदर जब जाओगे, बात सुनोगे, तो मैं बात वही बोलता हूं जो आपके आत्मसम्मान की, आपके स्वाभिमान की, जिसका हक आपको संविधान ने दिया। मैं बात करता हूं आपके हकों की, आंख में आंख मिला के करता हूं, लाइव करता हूं। मैं यहां कोई कोट टाई पहन के नहीं आता कि मैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए आता हूं। मैं अपनी आवाज आप लोगों के जरिए भारत सरकार तक पहुंचाता हूं कि 7 नवंबर का एक ऐसा दिन था कल का, जहां पर राज्यसभा के सांसद जो मेजर जनरल भी हैं, उनको भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, हमारा विरोध करना पड़ा 30 लाख पूर्व सैनिकों का। तो ये एक जीत की तरफ है कि आज कम से कम हम उस मुकाम तक तो पहुंच गए कि बड़े से बड़े जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओआरओपी, जिसका हक था जवानों का, जेसीयूज का हक था, उसको लेके उड़ गए। तो कम से कम यहां तक तो पूछिए, हमने अपनी स्टेज बनाई, अपना माइक बनाया, अपना बोलने का हमने अपने जुनून भरा, हमने पे पेंशन को सीखा, उनकी विसंगतियों को जाना, हमने ज्ञान प्राप्त किया कि कोई 1.5 किलो पीतल पहन के कोई हमारे को गुमराह ना कर दे। हम जब भी टेबल के ऊपर बैठे तो आंख में आंख मिला के अपने हकों की बात करें। और आपको आंख में आंख वही मिला सकता है जिसको ज्ञान होगा। क्या ज्ञान है इन कोट टाई वालों को, यूट्यूबरों को? इनको अपनी पे पेंशन का भी ज्ञान नहीं। क्या अर्जुन जी को ज्ञान है? उनको अपनी पेंशन का भी ज्ञान नहीं। आप सिपाही की पेंशन का छोड़ देना, जबकि वो सूबेदार मेजर हैं, उनको सूबेदार मेजर की पेंशन का ज्ञान नहीं। और ये जो कोट टाई यूट्यूबर हैं, ये तो ऑनरेडी कैप्टन हैं, इनको भी अपनी पेंशन का ज्ञान नहीं। पर ये पता नहीं कौन सी फिल्म बनाते हैं, लोगों को इतना मनोरंजन करते हैं, लोग इनके अंदर ही घुसते चले जाते हैं। मतलब ये भी एक नशा। कोई इनसे पूछो इनसे कि एक ऑनरेडी कैप्टन में या जो परमानेंट कैप्टन है,
उसकी पेंशन में और एक मेजर की पेंशन में कितना अंतर होना चाहिए? 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 3,000 का, चलो फिर भी मैं मान लेता हूं 5-6 हजार रुपये का अंतर ज्यादा से ज्यादा। पता भाई कितना है? एक ऑनरेडी कैप्टन 43,000, एक मेजर 68,000। ये अंतर कैसे हुआ? 25,000 का। अरे भाई तुमने अपनी पेंशन का ज्ञान नहीं है, तुम यूट्यूबर बन के घूम रहे हो, कोट टाई तुम पहनते हो, तो तुम्हारे को सिपाही की पेंशन का क्या ज्ञान होगा? कभी अंतर हो सकता है? ये कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी विसंगति है एक कैप्टन और एक मेजर के अंदर। 25,000। मैं बात करता हूं सच्ची, मेरी बात लगती है कड़वी लोगों को। मैं बोलता हूं आत्मा से, मैं बोलता हूं अपने आत्म सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। मैं बात करता हूं समानता की, कि भेदभाव दूर हो। हमारे को हमारा हक चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार हमारे को भी मिला। हमने भी 6 मीटर कपड़ा पहन के ये पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे खड़े हुए। हमने जब तक सेना में रही हर दिन दिवाली बनाई है वहां पे। यहां तो एक ही दिन दिवाली बनती है, वहां तो कान के छूते हुए फायर जाते हैं। तो हमारे तो जब तक सेना में जो सैनिक रहता है वो तो हर दिन दिवाली बनाते हैं। तो हमने उस 6 मीटर कपड़ा जो हमने अपने परिवार को छोड़ के जो देश की सेवा करी है, तो कोई गलती तो नहीं कर दी ना हमने, कि हमारे साथ में इतना बड़ा भेदभाव करोगे, आप अन्याय करोगे, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो हम तो उसी चीज की अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। तो भाई मैं तो देखो इतना ही कहूंगा, मेरे थोड़े लंबे वीडियो होते हैं क्योंकि मैं बोलता हूं दिल से। मैंने कोई बिजनेस करना नहीं, मैं तो आया ही कई 4-5 महीने के बाद में हूं। थोड़ा सा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है मोहन रंगन साहब, जो पिछले 27-28 सालों से लगा हुआ है, ना वो हार मानता है, ना वो झुकता है, ना वो टूटता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। वो बिच्छू वाली बात है, बिच्छू को आप कितनी बार हाथ पे रख लेना वो डंक मारेगा, कि उसका प्राकृतिक भगवान ने जो उसको गुण दे रखा है उसी के अनुसार। तो वही गुण मैंने मोहन रंगन साहब में भी देखा कि वो हमेशा आगे बढ़ता है। पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ में क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं किया है। उसकी कमेटियां तक तोड़ दी गई, उसकी कमेटियों पे कब्जा कर लियो, फिर खड़ा, फिर दूसरी कमेटियां बनाई, फिर चला, फिर आ गया, और उसी के कारण यहां तक हम पूछे हैं। तो कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। तो हमारे को भी बड़ा जोश आता है जब हम उस बुजुर्ग की तरफ देखते हैं, 76-77 साल का होने के बाद में भी 30 लाख पूर्व सैनिकों की चिंता करता है। सुबह उठता है तब भी उसके दिमाग में पूर्व सैनिक होते हैं, शाम को सोता है तब भी पूर्व सैनिकों का इंसाफ, न्याय की बात उसके दिमाग में होती है। और कोई आदमी आता है तिरछी टोपी लगा के 3 महीने में आके गुमराह कर देता है। इससे बचिए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी में दम नहीं है। कोई दिल्ली के अंदर, मैं चुनौती देता हूं, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जितनी कमेटियां हैं, जो जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चला, जो जिसके खिलाफ में जितनी कमेटियां उतरी देश में, खिलाफत करी, ये सारी इकट्ठी होके कम से कम सबका कमेटी ने 1 साल आंदोलन चला दिया था। अरे भाई तुम 1 महीना तो चला दो, मैं सलूट करूंगा आप लोगों को, सलूट करूंगा आप लोगों को। और 15-16 दिन के बाद में मैं आप लोगों के पास में पूछूंगा, जो मेरी जेब में होगा अच्छा खासा दे के आऊंगा, दान दे के आऊंगा। पर तुम आओ तो सही, छोड़ो अपने मकानों को, छोड़ो इन जगह को। वीडियो बहुत जल्दी बनाते हैं, पर आप लोगों ने कल वीडियो देखे होंगे, सारी चीजें होंगी, दिल्ली में भी देखे होंगे। अर्जुन जी ने भी की, कल मैंने कोई क्लिप नहीं देखी कहीं उन्होंने यहां पे काला बांध रखा हो, कोई कपड़ा बांध रखा हो, कहीं शहीद स्मारक पे बैठे हों, कहीं बाजार में बैठे हों, किसी चौराहे पे बैठ के काला दिवस बनाया, नहीं, कहीं नहीं बनाया। उसका जो एटीट्यूड है, वो जो हमारे को गालियां दे रहे थे, जो उनसे मिले, और उन्होंने जब उसका एटीट्यूड देखा तो वो वापसी कर गए कि यार ये बंदा सही कहता था, कपिल भाई सही कहता। मतलब मेरे को कहेंगे सब सही, 1 महीना 2 महीना 6 महीने गलत कहेंगे, 6 महीने के बाद में वही आदमी मेरे को सर्टिफिकेट देते घूमते हैं
एग्जाम्पलरी का, कि कपिल भाई उदाहरणीय है, कपिल भाई गुड है। भाई मैं कोई गुड नहीं हूं, मैं तो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं और मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। एक विचारधारा है, सिर्फ ये है, किसी ने मेरी जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा, ना मैंने किसी की जमीन पे कब्जा कर रखा। कोई मेरे पास फोन करता तो मैं राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, जय माता दी, सलाम वालेकुम। एक विचारों की है, विचार कभी अपने पीछे नहीं हटाने चाहिए। मैं अपने विचारों पे खड़ा हूं। वैसे कोई आदमी फोन करो, चाय पियेंगे, कोई मेरे घर पे आएगा, चाहे कोई किसी ने मेरे को कितनी गाली दे रखी है, मैं तो दूध पिलाऊंगा भाई, उसको खाना खिलाऊंगा। वो मेरा एक मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मेरा बुजुर्ग आया है, मेरा सैनिक है, मेरा जवान है, मेरा हवलदार है, मेरा जेसू साहिब है, मेरा कैप्टन साहब है, मेरा भाई कर्नल साहब है, मेरा मेजर जनरल है, मैं तो उनको हाथ जोड़ के जितना भी हो सकेगा भाई मैं उनकी सेवा करूंगा। पर विचारों में मैं कभी कटौती नहीं करूंगा। विचार मेरे वही है, मैं अपने हकों के लिए हूं। विचार पैदाइशी मिलते हैं, आपके दिमाग में परमात्मा देता है। आपके न्याय की जो विचार है उनको मत मरने दो। तो विचारों में हमेशा विरोधाभ्यास होना भी चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है वो है विरोधाभ्यास विचार। कोई किसी से सहमत ना हो, कोई किसी से ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।